तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज एकेडमी में। और आज हम हड़प्पा सभ्यता के टॉप 20 क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1931 में या ऑप्शन डी 1941 में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1921। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। और ये हड़प्पा दोस्तों है वो है हमारे जो पाकिस्तान देश है उसमें, पाकिस्तान में है हड़प्पा। और इनकी खोज जो की थी वो खोज करने वाले थे जिनका नाम है दयाराम साहनी। कौन है दोस्तों? दयाराम साहनी। और ये जो की थी उसमें थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI, ये दयाराम साहनी। और जब भारत में जो ये हड़प्पा है, हड़प्पा एक शहर है पाकिस्तान का। और वहाँ पर जब 1921 में, कब दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1921 में, तो इस समय वहाँ पर क्या कर रहे थे? रेल लाइन बिछा रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? वो रेल लाइन बिछा रहे थे। और रेल लाइन बिछाने के दौरान वो उनकी खुदाई चल रही थी। और जब खुदाई चल रही थी तब खुदाई के दौरान उन्हें, जब उन्होंने नीचे बहुत गहराई में खुदाई की, तब जब जैसे कि ये एक रेल पटरी है और ये रेल पटरी बिछा रहे हैं, जब ये रेल पटरी बिछा रहे थे और ये यहाँ पर काम कर रहे थे, यहाँ पर ये वो काम कर रहे थे। और जब इन्होंने यहाँ पर खुदाई की, इधर वाले क्षेत्र में जब इन्होंने खुदाई की तो यहाँ से इन्हें ईंटें मिली। क्या मिली दोस्तों? ईंटें मिली, अलग अलग आकार की ये वो ईंटें मिली। जब ईंटें मिली, 1 मिली, 2 मिली, अधिक गहराई पर उन्होंने खुदाई की तब और मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ अलग से वो सामग्रियाँ वो मिलती रही। तो इस दौरान है वो ASI थे जो, वो कौन थे? तो वो जो ASI थे हमारे, वो थे दयाराम साहनी थे। कौन थे दोस्तों? वो दयाराम साहनी थे। उन्होंने है वो खुदाई की थी। तो इस दौरान है वो पहली बार जो ये खुदाई चल रही थी, इस दौरान पहली बार दुनिया के सामने एक विशाल, हम कह सकते हैं कि विशाल सभ्यता होने का पता चला कि भाई इस ज़मीन के नीचे वो विशाल कोई सभ्यता छिपी हुई है। तो इस दौरान है वो 1921 में दोस्तों है वो खोज की गई थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो दोस्तों सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा स्थल का उत्खनन किसने करवाया था। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी कनिंघम। तो अभी हमने पिछले सवाल में चर्चा की है इस पर कि जो हड़प्पा हैं और उस हड़प्पा का उत्खनन करवाने वाले कौन थे? दयाराम साहनी थे। कौन थे दोस्तों? दयाराम साहनी थे। और उन्होंने कब करवाई थी ये खोज? तो ये करवाई थी 1921 में। इसके बारे में पिछले प्रश्न में हमने हमने चर्चा की है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा जो अगला सवाल है उससे पहले ये ऑप्शन नंबर बी जो ये करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी मार्टिन व्हीलर, ऑप्शन डी कनिंघम। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन
बी कौन सा उत्तर है इसका? इसका है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने है वो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब ये दोस्तों ये शहर है मोहनजोदड़ो, ये एक सिंधु का नदी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसका प्रमुख शहर है। और ये जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर है? तो ये दोस्तों है पाकिस्तान में। ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान में स्थित है। तो और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मुर्दों का टीला। क्या होता है? मुर्दों का टीला। ये इनका प्रमुख अर्थ है। और यहाँ से हमें जो हम कहते हैं कि क्या हमें इस यहाँ से हमें क्या मिला है, तो हमें यहाँ पर जो मिले हैं अवशेष, उसमें जो एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। किसकी? नर्तकी की मूर्ति है। और इसमें क्या है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक विशाल विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? स्नानागार। ये है वो हमें कहाँ से मिला है? ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। और इसमें हम अगर एक और बात जो हम नोटिस करते हैं कि इसकी खोज है वो कब हुई थी, तो ये इसकी खोज हुई थी दोस्तों राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और वो की थी आपके 1922 में। कब की थी? 1922 में। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के आसपास है वो विकसित हुई थी? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी कृष्णा। तो जो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है हमारे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी सिंधु। जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। अब सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई इसमें क्योंकि इसके जो प्रमुख जैसे इसकी सहायक नदियाँ थी, जैसे हाँ वो घग्गर नदी, रावी नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी, ये दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ थी। किसकी? ये सिंधु की सहायक नदियाँ थी। और इन नदियों के आसपास है वो सभ्यता के प्रमुख है वो केंद्र विकसित हुए थे। क्या हुए थे? केंद्र। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको हम सिंधु सभ्यता या है वो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे है वो विकसित हुई थी। और इसीलिए इसको कहते हैं कि क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे है वो सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। कौन कौन सी नदियाँ थी? तो वो घग्गर नदी थी। कौन सी नदी थी? वो थी घग्गर नदी, और चिनाब नदी, और रावी नदी, और व्यास नदी। ये प्रमुख नदियाँ थी जो सिंधु की सहायक थी। और वर्तमान में सिंधु नदी का बहाव नहीं है, मतलब सिंधु नदी है वो वर्तमान में क्या हो विलुप्त हो चुकी है या फिर गायब हो चुकी है। क्या हो चुकी है? गायब हो चुकी है। अभी वर्तमान में सिंधु नदी का अवशेष नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह है वो जो ज़मीन के नीचे अभी भी बहती हैं, ज़मीन के नीचे अभी भी बहती हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है लिपिबद्ध सभ्यता, ऑप्शन बी कर्षक सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी चोल सभ्यता। तो जो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पहले सवाल में देखा कि जो काफ़ी जो केंद्र थे, जो शहर थे वो कहाँ पर विकसित हुए थे? तो वो नदी किनारे विकसित हुए थे। कहाँ पर विकसित हुए थे? नदी किनारे। जब वो नदी किनारे विकसित हुए शहर सभी, तो वहाँ पर जल का कोई मतलब जल की कोई भी कमी नहीं थी। और जब जल की कमी नहीं थी तो हड़प्पा के लोग है वो पानी का बिल्कुल वहाँ पर अभाव नहीं था, तो उनको पानी है वो आसानी से मिल जाता था। वैसे कोई भी जैसे कोई भी सभ्यता होती है वो मतलब अधिकतर नदियों के जो मतलब किनारे है वो विकसित होती हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ये हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कौन सा इसके जो हड़प्पा के प्रमुख शहर, जैसे ये सिंधु सभ्यता है। कौन सी? सिंधु। तो सिंधु के प्रमुख शहर कौन से थे? तो शहर था ये, एक तो ये हड़प्पा, एक ये मोहनजोदड़ो,
और एक ये धोलावीरा, कौन सा, धोलावीरा। और हमारे राजस्थान में हम कह सकते हैं कौन सा, कालीबंगा, कौन सा, कालीबंगा। और कौन सा शहर, और ये पीलीबंगा, ये। और राजस्थान की और एक सभ्यता की बात की जाए तो राजस्थान की हम बात करते हैं तो इसमें एक तो आती है कालीबंगा, एक आती है पीलीबंगा, एक आती है आहड़, एक आती है गणेश्वर। और इसके अलावा भी बहुत सारी सभ्यता हैं जो मतलब विकसित हुई, लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये सभी हो कहाँ पर विकसित हुई, नदियों के किनारे विकसित हुई थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता इसको क्या कहा था, इनको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्यों सिंधु घाटी कहते थे, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, सिंधु नदी के तंत्र के किनारे थी। जैसे कि धोलावीरा ये गुजरात वाला, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, और हमारे क्या कह सकते हैं हड़प्पा पाकिस्तान, और ये कालीबंगा पीलीबंगा ये सब नदियों के किनारे वो स्थित हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता है वो, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहा जाता है, क्योंकि वो उसके नदी तंत्र से जुड़ी हुई थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी मतलब पूरा स्थली कौन सी है, सबसे बड़ी पूरा स्थली कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन डी मतलब सी लोथल, ऑप्शन डी राखी गड्डी। तो जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, कौन सा, राखी गड्डी। राखी गड्डी है वो हड़प्पा की सबसे बड़ी पूरा स्थली है, हड़प्पा की सबसे बड़ी पूरा स्थली है। कि अब ये हड़प्पा की बड़ी पूरा स्थली है, कैसी है, बड़ी है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये बड़ी है। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और यहाँ से हमें मिला क्या, तो हम कहते हैं कि यहाँ से हमें जो विशाल नगर के साक्षी मिले, कैसे मिले, विशाल नगर के साक्षी मिले। और क्या मिला, तो हमें यहाँ से किलेबंदी के अवशेष मिले, क्या बंदे, किलेबंदी के अवशेष मिले। और हम क्या कह सकते हैं इसमें, तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें विशाल, ये हमने दो बातें भी लिखी कि विशाल नगर है, किलेबंदी है, और इसमें जल निकासी है, जल निकासी के साक्ष्य मिले हैं, किसके, जल निकासी के। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये वो हड़प्पा सभ्यता है वो, मतलब जो इसकी बड़ी पूरा स्थली है वो कौन सी है, वो है राखी गड्डी। कौन सी है दोस्तों, वो है आपके राखी गड्डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रोपड़। बताइए दोस्तों, जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वह है हमारे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कौन सा है वो, धोलावीरा। जो धोलावीरा है वह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। तो मतलब इसमें हमें मतलब क्या मतलब जानकारी मिलती है जिससे हम कह सकते हैं कि ये मतलब बड़ा है। तो इसमें ये पहली बात, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो यह है हमारे गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। और ये जल संग्रहित क्षेत्र है, जल संग्रहित प्रणाली अच्छी है यहाँ की। और जो यहाँ पर है जो नगर है, क्या है, नगर, तो उस नगर के 3 भाग है, कैसे, 3 भाग है। तो उस नगर के 3 भाग में जो पहला भाग है वह ऊपरी, एक है मध्य, और एक है निचला, एक है निचला। ये 3 भाग है। ये एक प्रकार की जल संरक्षित प्रणाली भी यहाँ पर है। और क्या कह सकते हैं हम इसको कि नगर नियोजन प्रणाली भी है। नगर को 3 भागों में बांटा गया था, कहाँ पर, धोलावीरा में। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रोपड़। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कौन सा, धोलावीरा। पहली बात, ये धोलावीरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है हमारे गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। तो इसका बड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें जल संग्रह प्रणाली मिली है। क्या सी, जल संग्रह प्रणाली। तो जल संग्रह प्रणाली मिली है दोस्तों, वो बहुत अच्छी प्रणाली है। दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात है कि
यहाँ से जो नगर है क्या है, वो नगर के 3 भाग है। कैसे भाग है? 3। पहला भाग कौन सा है? तो जो पहला भाग है वह है ऊपरी भाग, ऊपरी भाग। और जो दूसरा भाग है उसे कहते हैं निचला भाग। ये कौन सा भाग है? ये तीसरा है। और जो दूसरा भाग है वह कौन सा है? मध्य भाग। कौन सा? मध्य भाग। तो नगर के हमें 3 प्रकार के जो है, मतलब 3 भागों में नगर को यहाँ पर बांटा गया था, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। और इसमें मतलब जो ये नगरों को 3 भागों में मतलब बांटा गया, तो जल संग्रह प्रणाली भी यहाँ पर अच्छी तरह से मतलब सुनियोजित थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसल कौन सी थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं और जौ, ऑप्शन सी दालें, ऑप्शन डी आलू। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। कौन सा? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ है वो हड़प्पा की प्रमुख फसलें थी। तो हड़प्पा में मतलब वो क्या होता था दोस्तों कि जो कृषि थी वो कैसी थी? उन्नत कृषि थी। कैसी थी? उन्नत कृषि थी। बहुत उन्नत कृषि थी हड़प्पा वासियों की। और इसमें मतलब क्या था कि ये गेहूं और जौ से परिचित थे। किससे थे? गेहूं और जौ से। यहाँ पर ये फसलें उगाई जाती थी। और क्या था? और जो प्रथम बार जो उगाने का श्रेय है वो भी इन्हें दिया जाता है, कि प्रथम बार है वो मतलब जो उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इन्हें दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए किले के लिए, बंदरगाह के लिए, अग्निवेदी के लिए, लिपि के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। किसके लिए प्रसिद्ध है वह? बंदरगाह के लिए। बंदरगाह के लिए लोथल है वो प्रसिद्ध है। अब दोस्तों जो ये लोथल है, ये लोथल कहाँ पर है? तो ये लोथल जो है वह है हमारे गुजरात में। कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। और लोथल में क्या था? बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। और बंदरगाह से पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग हैं वह समुद्र मार्ग से विदेशी व्यापार करते थे। क्या करते थे? समुद्री मार्ग से क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो मतलब कौन सा व्यापार करते थे? ये विदेशी व्यापार करते थे। विदेशी व्यापार किस विदेशी व्यापार ये होता था? तो ये कहाँ से होता था? तो ये होता था मेसोपोटामिया से। कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया से होता था। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इस सभ्यता से वो इनका जो व्यापार है वो होता था। तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस बात के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है, नृत्य करती लड़की के लिए, अग्निवेदी के लिए, बंदरगाह के लिए या बैलगाड़ी के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। किसके लिए प्रसिद्ध है? अग्निवेदी के लिए प्रसिद्ध है। और जो ये दोस्तों कालीबंगा है, कौन सा? कालीबंगा। तो ये कालीबंगा है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में कालीबंगा है वो स्थित है। कालीबंगा में जो कालीबंगा है, जो इसका जो अर्थ होता है वो होता है, क्या होता है? वो होता है काली चूड़िया। क्या होता है? काली चूड़िया। काली चूड़िया इसका अर्थ होता है किसका? कालीबंगा का। और यहाँ से हमें क्या मिले? तो यहाँ से हमें जो जूते हुए खेत के साक्षी मिले। कहाँ से? जूते हुए खेत के साक्षी मिले। खेत के साक्षी साक्षी मिले। कहाँ से मिले? वो कालीबंगा से मिले। ये तो प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है कि बताइए कि जूते हुए खेत के साक्षी कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से मिले हैं। और एक और होती है जिसका नाम है पीली बंगा। तो पीली बंगा का अर्थ भी होता है पीली चूड़ियाँ। क्या होता है? पीली चूड़ियाँ। और दोस्तों इसमें हम एक बात और नोटिस करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिला है? यज्ञ अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। यज्ञ अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। वेदिकाएँ मिली है, जिससे क्या होता है? जिससे हमें उनके धार्मिक अनुष्ठानों का पता चलता है। किसका? धार्मिक अनुष्ठानों का पता चलता है कि धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, धोलावीरा में कौन सी प्रमुख खोज हुई? तो आपके ऑप्शन है,
ऑप्शन ए नृत्य करती लड़की, ऑप्शन बी गोदाम, ऑप्शन सी 3 भागों में विभाजित नगर, ऑप्शन डी मृदभांड। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 3 भागों में विभाजित नगर। जो दोस्तों धोलावीरा है इसको मतलब राजकोट जो ये है इसको राजकोट की व्यवस्था में मतलब 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो इसके जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से थे? तो इसके 3 भाग थे। वह है एक तो था वह है एक था वह तो है हमारा क्या है? वह है किला। क्या है? एक है वह है किला। ये एक। दूसरा है मध्य नगर। कौन सा? मध्य नगर। और तीसरा है निचला नगर। कौन सा? निचला नगर। तो ये दोस्तों जो 3 भाग हैं ये 3 भाग ये नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ पर देखो ऑप्शन में दिया हुआ कि नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो वो 3 कौन कौन से भाग है वो हमने यहाँ पर लिख दिए। यह जो भाग है यह जो धोलावीरा है इस धोलावीरा की प्रशासनिक जो प्रशासन व्यवस्था उसको दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। ये जो नगर के हमने 3 भाग अभी देखे वो 3 भाग है प्रशासनिक व्यवस्था को है वो दर्शाता है कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है नृत्य करती लड़की प्रतिमा किस धातु से बनी है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। बताइए जो हमें मूर्ति मिली है जो हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में वो जो नृत्य करती लड़की की मूर्ति है वो किस धातु की है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन से? कांसा की है। कौन सी है? कांस्य की कांस्य मूर्ति है वो। तो यह मूर्ति है दोस्तों यह विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है। और ये जो मूर्ति है इसमें मतलब ढलाई तकनीक से बनी है। कैसी? ढलाई तकनीक से मूर्ति है वो बनी है। ये वो उस समय की जो उन्नत चित्रकला को दर्शाती है। उन्नत चित्रकला को दर्शाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का धर्म किस प्रकार का था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए एकेश्वरवादी, ऑप्शन बी प्रकृति एवं माता देवी की पूजा, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। बताइए तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। कौन सा? प्रकृति एवं माता देवी की पूजा। जो ये हड़प्पा के लोग थे दोस्तों जो ये हड़प्पावासी थे ये देवी देवताओं में विश्वास करते थे। किसमें? देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। और जब ये देवी देवताओं में विश्वास रखते थे तो इनके जो एक तो थी हम कह सकते हैं कि माता देवी की पूजा, एक थी प्रकृति पूजा। कौन सी? प्रकृति पूजा। और एक इनके थे पशुपति। कौन से थे? पशुपति। पशुपति मतलब शिव। कौन से? शिव। और एक थी हम कह सकते हैं इसमें वृक्ष पूजा। कौन सी? वृक्ष पूजा। तो ये मतलब प्रमुख थे जो मतलब इनको ये पूजा की जाती थी। लेकिन जिसमें हमें अभी बताया कि जैसे कि यहाँ पर क्या बताया था? नाग पूजा, वृक्ष पूजा, प्रकृति माता पूजा और एक भी हमने बताया कि जो कौन सा था? पशुपति। कौन सा था? पशुपति। पशुपति में इसकी किसको ये मतलब शिव। कौन से? शिव। तो जो ये दोस्तों सभी हैं इसमें मतलब इनके क्या है कि मंदिर नहीं मिले। क्या नहीं मिले? मंदिर। तो जब हम कहते हैं कि जब इसमें मंदिर नहीं मिले हैं तो ये घरों में ही इनकी पूजा होती थी। कहाँ पर होती थी? घरों में। जब इनके मंदिर नहीं मिले, क्या नहीं मिले? मंदिर। तो पूजा कहाँ पर होती थी? घरों में। कहाँ पर हो रही थी? घरों में। धार्मिक अनुष्ठान भी कहाँ पर होते थे? घर में। धार्मिक अनुष्ठान कहाँ पर होते थे? घर में होते थे। धार्मिक अनुष्ठान वो कहाँ हो रहे हैं? घरों में हो रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर है मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य वो नहीं मिले हैं। चलिए चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा प्रकृति एवं माता देवी की पूजा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? आपके ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी चित्रलिपि, ऑप्शन डी खरोष्टी। बताइए। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सी थी? वह चित्रलिपि थी। कौन सी लिपि थी? चित्रलिपि। इसमें मतलब जो पशुओं के चित्र और क्या थे? जो पशुओं के चित्र थे और चिन्ह अंकित थे। क्या थे? चिन्ह अंकित थे। और जो ये है वो मतलब दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और जो ये जो लिपि, इसको अभी तक मतलब क्या कह सकते हैं हम कि इसको अभी तक है वो पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि को हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। किसको? जो ये लिपि है, कौन सी? चित्रलिपि। इस चित्रलिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है, नहीं गया। इसलिए इनको क्या करते हैं? तो इसलिए इनको कहते हैं अनफेरिस्ड या अनफेरिस्ड स्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनडेसिफाइड स्क्रिप्ट। हाँ दोस्तों, ये कहा जाता है इनको अनडेसिफाइड स्क्रिप्ट। अनडेसिफाइड स्क्रिप्ट कहा जाता है किनको? इस लिपि को। और दोस्तों अगर हम इसमें और चर्चा करें तो हम बात करते हैं कि जो ये ब्राह्मी लिपि है, कौन सी? ब्राह्मी। और कौन सी है? और ये खरोष्टी लिपि है। कौन सी? खरोष्टी। ये जो दो लिपियां हैं वो मतलब ये जो अशोक के जो अभिलेख है उसमें पाई गई है। कहाँ पर? जो अशोक के अभिलेख है, उन अशोक के अभिलेख है वो ज़्यादातर वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए, और कुछ है वो प्राकृत में भी लिखे गए। प्राकृत में वैसे कुछ कोई भी अभी तक हम नहीं कह सकते प्राकृत में कुछ है, लेकिन ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि अशोक के अभिलेखों की प्रमुख लिपि हैं। ब्राह्मी और खरोष्टी अशोक के अभिलेखों की प्रमुख लिपि है। और जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो चित्रलिपि थी। वो कौन सी लिपि है? वो है चित्रलिपि। और इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जिसे हम क्या कहते हैं? अनडेसिफाइड स्क्रिप्ट कहा जाता है। किसको? चित्रलिपि को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थल से पशुपति मोहर मिली है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन डी रोपड़। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा? मोहनजोदड़ो। इससे हमें क्या मिला है? तो इससे हमें पशुपति की मोहर मिली है। क्या मिली है? पशुपति की मोहर। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहर मिली है। और ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। कौन? मोहनजोदड़ो। ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,